नमस्कार, मैं राकेश नागर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में, मतलब परमाणु द्रव्यमान और अणु भार। यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर द्रव्यमान और भार को अपन एक ही समझ के चलेंगे, ये थोड़ा अपन ध्यान रखेंगे। अब ये एटॉमिक मास क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कोई भी जो एटम होता है, कोई भी जो परमाणु होता है, उस परमाणु या एटम का जो मास होता है उसे ही क्या बोला गया है, एटॉमिक मास, मतलब परमाणु द्रव्यमान बोला गया है। यहाँ पर कम से कम 1 से लेकर के 20 तक एटॉमिक नंबर तक अपने को जो है हर एक एटम का एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान याद होना चाहिए। तो जैसे अपन ने बोला है कि हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक मास कितना होता है, बोले 1 होता है। हीलियम के लिए 4 होता है। लिथियम के लिए कितना होता है, 7 होता है। फिर आगे बात करते हैं कि बेरिलियम के लिए कितना होता है, 9 होता है। बोरोन के लिए 11 होता है। कार्बन के लिए 12 होता है। नाइट्रोजन के लिए 14 होता है। ऑक्सीजन के लिए 16 होता है। फ्लोरीन के लिए 19 होता है। नियोन के लिए 20 होता है। सोडियम के लिए कितना होता है, 23 होता है। मैग्नीशियम के लिए 24, एल्यूमिनियम के लिए 27, सिलिकॉन के लिए जो है कितना होता है, 28 होता है। फास्फोरस के लिए 31 होता है। सल्फर के लिए 32 होता है। क्लोरीन के लिए 35.5 होता है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये फ्रैक्शन में होता है, मतलब पॉइंट में होता है। फिर बात करते हैं ऑर्गन का कितना होता है, 40 होता है, मतलब 40। पोटेशियम के लिए कितना मानना है, 39 मानना है। कैल्शियम के लिए कितना लेना है, 40 लेना है। ये 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर के एलिमेंट दिए गए हैं, तत्व दिए गए हैं, उन सभी के एटॉमिक मास यहाँ पे लिखे गए हैं। अब बात करते हैं कि एटॉमिक मास के बाद जो है मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, अणुभार क्या होता है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि एटम क्या होता है। जैसे अपने को पता है कि 2 या 2 से अधिक सेम या डिफरेंट टाइप के एटम आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, मतलब क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। और ये क्या है, परमाणु। कि 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। अब अपने को पता है कि मॉलिक्यूल है तो वो किससे मिलकर के बना है, एटम से। जैसे मैंने बोला है यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ करके क्या बना रहे हैं, बोले H2 बना रहे हैं। तो ये दोनों तो क्या है, परमाणु, और ये क्या है, अणु। यदि इन दोनों के भार को जोड़ दिया जाए तो किसका भार आ जाएगा, अणु का भार आ जाएगा। तो जो अणु का भार आया है उसे ही क्या बोला गया है, अणुभार, मतलब मॉलिक्यूलर मास बोला गया है। मतलब हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो 1 होता है, दूसरे हाइड्रोजन का भी 1 होगा, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, मतलब H2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से अपन अणुभार निकाल सकते हैं। ये अपने को पहले से ही पता है कि अणु कैसे बनते हैं, ये पहले ही मैं बता चुका हूँ। जैसे मैंने एक उदाहरण और लिखा है, मैंने यहाँ पर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है। ये अमोनिया गैस होती है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें जितने भी परमाणु हैं, जितने भी एटम हैं, उन सारे ही एटम को क्या कर देना है, सेपरेट कर देना है, अलग अलग कर देना है। तो यहाँ पर कितने एटम है, बोले नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन कितने हैं, बोले 3 हाइड्रोजन। तीनों हाइड्रोजन को अलग अलग दो। अब हर एक परमाणु का परमाणु भार अपने को पता है कि नाइट्रोजन का कितना होता है, 14, मतलब 14 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो फिर से अपन एक एक करके लिख देंगे, सॉरी। तो कितना आ जाएगा टोटल, 17, मतलब 17 आ जाएगा। तो अमोनिया का अणुभार मतलब मॉलिक्यूलर मास कितना आया है, 17 आया है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा है, ये भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पे यूनिट जो लगाई जाती है या तो AMU या फिर U लगाया जाता है। U मतलब यूनिफाइड मास। ये AMU आजकल कम लगाया जाता है, अब जो लगाया जाता है वो क्या होता है, U क्या होता है, सबके लिए मान्य होता है, सबके लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे कि मान लो ये एटॉमिक मास दिया गया है, तो इसके लिए तो अपन ने लिख दिया यहाँ पर कि AMU एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई, क्योंकि परमाणु के लिए लिख रहे हैं तो परमाणु बोल दिया अपन ने। लेकिन ये तो क्या है, अणु है। अब अणु के लिए एटम वर्ड यूज में लेना थोड़ा सही नहीं लगता है,
इसलिए अब क्या कर दिया है, AMU की जगह U लिखना चालू कर दिया है। तो दोनों एक ही बात है, थोड़ा अपन समझ के चलेंगे। और ये AMU क्या होता है हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो देखे होगा। तो फिर आगे चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। CO2 में कितने एटम बोले, 2 एटम। 2 प्रकार के एटम है लेकिन 3 एटम है। तीनों एटम को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे इस तरीके से। कार्बन का भार देख लो 12 होता है, देखो टेबल में। ऑक्सीजन का कितना होता है बोले 16, फिर से 16 कितना आ जाएगा 44। मतलब इसका भार कितना आया है 44 आया है, निकाल सकते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा बहुत बड़ी साइज का अणु लेते हैं, बड़ा मॉलिक्यूल लेते हैं, उसके लिए निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। लाइम स्टोन भी इसे बोला जाता है, चूना पत्थर, ध्यान रखेंगे ये क्या होता है लाइम स्टोन, मतलब चूना पत्थर होता है। इसे ही अपन कैल्साइट भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रख लेंगे। कैल्साइट भी इसे बोला जाता है, चूना पत्थर भी इसे बोला जाता है। अब इसमें क्या क्या है बोले, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। हर एक एटम का मास अपने को पहले से ही पता है, हर एक परमाणु का द्रव्यमान पता है। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 16। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अनुभार कितना हो गया 100 हो गया। बहुत सिंपल है, कोई कठिन चीज नहीं है, यहाँ से अपन निकाल सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं, जैसे मैंने एक उदाहरण में लिखा H2SO4। इसमें 2 हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन को अलग कर दिया। एक सल्फर, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ऐसे होगा। ये 1 + 1। सल्फर का मास देखो, देखिए कहाँ है, देखो यहाँ सल्फर कहाँ है, सल्फर दिया हुआ ये दिया है 32। यहाँ से देख के लिख लेंगे, ये अपने को याद होना चाहिए। ये 16 लिखा है, ये 16 लिखा है, ये 16 और फिर से 16। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 98 आएगा, 98। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो परमाणु और अणु भार जो है अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं। यदि परमाणु का भार दिया है अपने को तो अणु का भार अपन निकाल सकते हैं। बाकी जो है अगले लेक्चर में देखेंगे। अगले लेक्चर में मोलर मास क्या होता है और मोल क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।